भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा परिवार से मैथिली का जन्म होता है। भारोपीय का तात्पर्य होता है भारत और यूरोप में बोला जाने वाला भाषा। आप कभी ध्यान दीजिए कि जैसे मैथिली में माई कहते हैं, संस्कृत में मातृ कहते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में मदर कहते हैं। माई और मदर दोनों का शुरुआत मौ से ही हुआ है और दोनों पवर्ग वर्ग का सूचक है। जैसे फादर पिता, दोनों पवर्ग वर्ग से ही शुरू होता है। इस ओर जब पाश्चात्य भाषा शास्त्री का ध्यान गया तो लैटिन, ग्रीक, फारसी, संस्कृत इन सारे भाषाओं में समानता खोजा गया और समानता के आधार पर इसे परिवार का नाम दिया गया और इसे कहा गया भारोपीय भाषा परिवार। और भारोपीय भाषा परिवार का ही काल क्रमानुसार विकास होता गया और उससे मैथिली, चाहे उत्तर भारत के जितने भी अभी क्षेत्रीय आर्य भाषा है, इसी का अंग माना जाता है। 2400 BC में ये भारोपीय भाषा परिवार का प्राचीनतम अस्तित्व मिलता है। यहाँ से माना जाता है कि एक शाखा भारत आए, एक शाखा मध्य एशिया और एक शाखा यूरोप। तो भारत, मध्य एशिया और यूरोप, इन सभी जगह की भाषा भारोपीय भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। बाद में इसे ब्रांडब्रेड के द्वारा डॉक्टर ब्रांडब्रेड ने दो भाग में बांटा, केंटुन एवं सेंटुन। केंटुन के अधीन 6 उपवर्ग भाषा है, सेंटुन के अधीन भी 6 उपवर्ग भाषा है। हमें आर्य भाषा से देखना है, इसलिए हम उनके 6 भाग में करके 2 भाग लिखे हैं। ये है भारतीय आर्य और ईरानी आर्य। भारतीय आर्य जब यहाँ से 1500 BC में भारत आए तो ये भारतीय आर्य का भाषा था। इसके बाद वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद 1200 BC के आसपास सृजित किया गया, इसलिए इसका भाषा 1200 BC का। ये भाषा देवताओं का भाषा समझा जाता है, इसलिए इसमें कृत्रिमता का भाव है, समास की बहुलताएं नहीं है और भाषा में स्वच्छंदता। उसके बाद वैदिक संस्कृत संयोगावस्था का भाव भाषा था। इसमें लोक प्रयोग जब होने लगा, जन प्रयोग जब होने लगा, आर्यों का विस्तार जब पूरब की तरफ होने लगा तो उस भाषा में परिवर्तन आने लगा और ये जन लोक से निकल के आया, इसलिए इसको भाषा को लौकिक संस्कृत नाम दिया गया। लौकिक संस्कृत में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक आदि ग्रंथें लिखी गई है। इन्हीं आधारों पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और अष्टाध्यायी के बाद एक संस्कृत में एक निश्चित बंधन आ गया और इस बंधन के कारण भाषा में परिवर्तन आने लगा, जिसे प्राकृत और पाली कहा गया। इस बात को भर्तृहरि भी स्वीकार करते हैं। वो लिखते हैं कि देवी वाग व्यवकीर्णेन सत्य रवि धात्रति, अर्थात देवी के वचन में व्याकरण के शक्ति के कारण, कठोरता के कारण उसके धातु अर्थात मूल रूप में परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार से सिंहदेव मुनि भी कहते हैं प्राकृत संस्कृतात् आगत प्राकृतम, प्राकृत भाषा का नेचुरली रूप में, प्राकृतिक रूप में संस्कृत भाषा से ही आगमन हुआ है। अर्थात प्राकृत भाषा कोई नया एस्टेब्लिश्ड भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा से जो परिवर्तित होकर के जो भाषा आया उसी को प्राकृत कहा गया। इस प्राकृत भाषा को अशोक के दौरान पूरे उत्तर भारत में एवं दक्षिण भारत के भी कुछ भाग में फैलाया गया और समस्त भारत में प्राकृत का प्रचार हुआ। इस प्राकृत में स्थानीय विशेषता के अनुसार से परिवर्तन आ गया और इस स्थानीय परिवर्तन के कारण भाषा के स्वरूप में परिवर्तन आया। इसे सुनीति कुमार चटर्जी 5 भाग में बांटते हैं: प्राच्य प्राकृत, प्रतीच्य प्राकृत, मध्यदेशी प्राकृत, उदीच्य प्राकृत, दक्षिणात्य प्राकृत। प्राच्य प्राकृत का अथवा पूरब का प्राकृत, हम लोग मिथिलांचल, बंगाल, ये पूरब दिशा में आता है, इसलिए इसको पूरब क्षेत्र का प्राकृत कहते हैं। प्राकृत के प्राच्य प्राकृत पर अशोक के बाद शुंग वंश का शासन आता है और शुंग वंश में
संस्कृत को प्रश्रय दिया जाने लगा। गुप्त काल तक आते आते राज दरबार में कोई भी ऐसा वंश नहीं था जिसने मागधी प्राकृत को संरक्षण दिया। इसलिए मागधी प्राकृत में एक भी साहित्य का रचना पूर्ण रूप से नहीं हुआ। इसलिए आरंभिक भाषा शास्त्री प्राकृत के दो ही चरण मानते थे, प्राचीन प्राकृत एवं अपभ्रंश। मागधी प्राकृत को नहीं मानते थे क्योंकि इसमें कोई विशुद्ध रूप से लिखा हुआ साहित्य नहीं मिला। बाद के काल में अनुसंधान के बाद पता चला कि कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक लिखा। इस नाटक में अधम पात्र आए और अधम पात्र का जो संवाद है नाटक का सजीवता बना रहे, इसके लिए स्थानीय भाषा अर्थात मागधी प्राकृत को अपनाया गया। प्लस गुप्त काल के जो भी ग्रामीण अभिलेख थे उसमें मागधी प्राकृत का व्यवहार किया गया। इससे मागधी प्राकृत का प्रमाण मिलता है। उसके बाद अपभ्रंश आता है। सिद्धाचार्य के कारण साहित्य में अपभ्रंश का प्रयोग बढ़ता है। अपभ्रंश से तात्पर्य होता है जो शिष्ट शब्द का बिगड़ा हुआ, वो बिगड़े हुए रूप का प्रभाव आया। इसी बिगड़े हुए रूप के कारण क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार भाषा का अलग अलग स्वरूप कायम हो गया और अलग अलग स्वरूप के कारण ही मैथिली, बंगला, उड़िया, असमिया और मगही का प्राच्य अपभ्रंश से जन्म होता है और मैथिली फाइनली यहीं पर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर पाता है। इस प्रकार से भारतीय भाषा से मैथिली तक का यह सफर है। इसका विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे कोचिंग संस्था से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, प्रबोधन IAS से प्राप्त कर सकते हैं। अभी यह दिल्ली में चल रहा है, किंतु BPSC के रिजल्ट के बाद पटना में भी मैं पढ़ाने आऊँगा और उसका लाभ आप ले सकते हैं।